हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विमेन इश्यूज, जो कि आपके यूपीएससी मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एंड एज वी नो, हमारी यहाँ पर प्रतिबद्ध सीरीज चल रही है सोसाइटी के। हम यहाँ पर 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। आई वुड सजेस्ट प्लीज़ आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। ये हमारा टॉपिक 2 है, जहाँ पर हम विमेन इशूज से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है और जो आपके यूपीएससी मेंस के लिए रेलेवेंट है, उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ना। आज यू नो, हमारी जो प्रतिबद्ध सीरीज है, यहाँ पर थ्योरी एज वेल एज पीवाईक्यूज को भी डिस्कस किया जाता है। तो हमारी कोशिश यही है, जैसे ही एक टॉपिक खत्म होता है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाउ ये जो स्लाइड्स हैं, ये माइंड मैप के थ्रू आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। आप यहाँ पर इजीली टेलीग्राम से हमारी पीडीएफ्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अब देख लीजिए, हमने ये टॉपिक्स को कवर करना है। जैसे सबसे पहला अनपेड केयर वर्क करेंगे, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट करेंगे, फेमिनाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल लेबर, गिग इकोनॉमी एंड विमेन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, विमेन एंड हेल्थ, मेंस्ट्रुअल लीव, इंक्रीजिंग एज ऑफ मैरिज, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट, surrogacy, crimes against women, marital rape, patriarchy and religion, sexual harassment at workplace, organization for women empowerment, child marriage, women in Manrega, representation of women in judiciary, domestic violence, and the last one is global gender gap index of 2024. So आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम होलिस्टिक कवरेज दे रहे हैं। इवन जो विमेन एंड जुडिशरी का एस्पेक्ट है, जो कि जनरली आप जीएस पेपर 2 में पढ़ते हैं, बट क्योंकि विमेन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं, इवन विमेन एंड इनफॉर्मल सेक्टर को भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करें, राइट। सो काफी सारे टॉपिक्स हैं। इन काफी सारे टॉपिक्स को हम बेसिकली 1 बाय 1 कवर करने की कोशिश करें ना। एज यू नो, ये माइंड मैप्स भी आपको मिल जाएंगे स्लाइड्स की फॉर्म में, एंड पीडीएफ जो आपको रेगुलर पीडीएफ चाहिए, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला टॉपिक कवर करते हैं, दैट इज अनपेड केयर वर्क ना। एज यू नो, अगर हम अनपेड केयर वर्क की बात करते हैं, तो अनपेड केयर वर्क है क्या? देखिए, जो केयर एक्टिविटीज है, जो भी केयर एक्टिविटीज है, वो जनरली कौन संभालता है? इट इज दी विमेन, इट इज दी विमेन। सो जो केयर वर्क है, इट इज अनपेड। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी मदर्स को देख सकते हैं, आप अपने ग्रैंड मदर को देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी केयर गिविंग वर्क है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उनके लिए पेड केयर आपको देखने को नहीं मिलती। सो इसीलिए इट इज अनपेड केयर वर्क ना। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो बेसिकली क्या है? जो भी टास्क्स जैसे चाइल्ड रेयरिंग या एल्डरली केयर या फिर हाउस होल्ड कोर्स जो भी हैं, जो मॉनिटरली आपको पे नहीं करते हैं, उनको अनपेड केयर वर्क कहा जाता है ना। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर आपको जेंडर इनबैलेंस देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो केयर वर्क है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स प्रोवाइड कर रहा है, and that is women. So women disproportionately bear the burden of unpaid care work ना। इसकी वजह से होता क्या है? देखिए, वो पार्टिसिपेशन और एक्टिविटीज में नहीं कर पाती, क्योंकि इसकी पार्टिसिपेशन कहाँ तक लिमिटेड रह जाती है? केयर वर्क, हाउस होल्ड केयर वर्क, और जिसके लिए उसको पेमेंट भी नहीं मिलती है, रेम्यूनरेशन नहीं मिलती है। तो ये करती क्या है? इट लिमिट्स विमेन्स पार्टिसिपेशन इन दी फॉर्मल इकोनॉमी। फॉर्मल इकोनॉमी में ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करते हैं, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मेजरली किसका होता है? मेल्स का, क्योंकि फीमेल्स काम नहीं कर पाती हैं ड्यू टू अनपेड केयर वर्क, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सो डेफिनेशन हमने कर ली, और हमने यहाँ पर एस्पेक्ट देख लिया ना। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स। तो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं ना। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है ना? जो अनपेड केयर वर्क है, वो बेसिकली सपोर्ट करती है इकोनॉमी को बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज। तो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पर जो एल्डरली केयर है वो वुमेन ना करे, तो इवेंचुअली आपको क्या करना पड़ेगा? किसी और इंसान को रखना पड़ेगा और उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो अनपेड केयर वर्क से पूरी इकोनॉमी चल रही है, लेकिन वो क्या है? अनपेड है, राइट। सो केयर अगर नहीं होगी, तो हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी इकोनॉमी है, जो इतनी बूस्ट अप हो रही है, वो बूस्ट अप नहीं हो पाएगी। सो अनपेड केयर वर्क एक तरह से बैकएंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। सो अनपेड केयर वर्क सपोर्ट्स द इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज। ऐसे ही एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशंस ऑफ अनपेड वर्क टू नेशनल इकोनॉमिक
सर्वे अगर हम बात करते हैं, जीडीपी में इनकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की अगर बात करते हैं तो बेसिकली विमेन अपनी जो लिमिट्स हैं वो सेट कर लेती हैं अनपेड केयर वर्क की वजह से। सो लिमिट्स विमेन्स एक्सेस टू एजुकेशन एंड करियर डेवलपमेंट, वो अपना करियर और एजुकेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पाती है। एंड इट रीइंफोर्सेस ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। सो जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स है कि भाई केयर वर्क तो किसका काम है, वो विमेन का ही काम है, ये उसको भी स्टीरियोटाइप और भी ज्यादा करता है। पॉलिसी रिकॉग्निशन की अगर बात करते हैं तो पॉलिसी रिकॉग्नाइज अनपेड केयर वर्क लाइक मैटरनिटी रिलीफ। सो मैटरनिटी रिलीफ यहाँ पर दिया जाता है। दूसरा पेरेंटल लीव दी जाती है, चाइल्ड केयर सपोर्ट दिया जाता है। ऐसे ही कॉल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केयर वर्क बिटवीन जेंडर्स। ना देखिए यहाँ पर जो स्टीरियोटाइपिंग है कि जो केयर वर्क है वो सिर्फ विमेन का एम्बिट है, तो इसको जो ये आपको जेंडर स्टीरियोटाइप्स देखने को मिलते हैं इसको तोड़ने की बात की गई है, राइट। ऐसे ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो बर्डन जो है अनपेड केयर वर्क का, इट कैन लीड टू बर्नआउट। तो बर्नआउट्स आपको देखने को मिलते हैं एंड इवन मेंटल हेल्थ इश्यूज। सो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी इनहैंस हो सकते हैं इन विमेन, राइट। सो दीज आर सम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, राइट। तो सिंपल है, आपसे पूछा जा सकता है अनपेड केयर वर्क क्या है। दूसरा, इसका इम्पैक्ट आपको सोसाइटी पे क्या देखने को मिलता है। सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, क्लैरिटी है। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, दैट इज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं तो LFPR क्या एग्जिस्ट करता है वो देख लेते हैं। नाउ देयर इज अ डिक्लाइन इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अगर हम बात करते हैं, इट हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 30.3% टू 20.3% इन 2019। 2019 की अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो डिक्रीज हुआ है। रीसेंट रिकवरी पोस्ट पैंडेमिक बट स्टिल लो कंपेयर्ड एज टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ना ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की अगर बात कर रहे हैं तो आज भी हमारे इंडिया में जो फीमेल्स हैं वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में आपको नहीं देखने को मिल रही। सो दैट मीन्स यहाँ पर जेंडर रोल्स को स्टीरियोटाइप किया, तो अनपेड केयर वर्क को आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से। ना प्रॉब्लम क्या है, जो एग्रीकल्चर है इट रिमेन्स द लार्जेस्ट सेक्टर एंड ग्रोइंग पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड IT सेक्टर्स। ऐसे ही अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं जैसे डोमेस्टिक वर्कर या स्ट्रीट वेंडर्स की बात करते हैं तो वहां पर आपको फीमेल्स कंसंट्रेटेड देखने को मिल रही हैं। एंड यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसको पिंक कॉलराइजेशन कहा जाता है। ना पिंक कॉलराइजेशन ऑफ जॉब्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी स्पेसिफिक जॉब्स हैं जिसको स्टीरियोटाइप किया गया है कि सिर्फ विमेन के लिए है, जैसे नर्स या टीचर्स या फिर आपको एयर होस्टेसेस देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है, दीज आर पिंक कॉलराइजेशन ऑफ जॉब्स। तो सेक्टर्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं जहां पर विमेन क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। चैलेंजेस क्या हैं, तो सबसे पहले कल्चरल सोशल नॉर्म्स। अब वो जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है या जेंडर रोल्स हैं वहां पर ये कहा जाता है कि आप तो सिर्फ केयर वर्क दे सकती हैं, आप जाके पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। दैट इज वाई आपको यहाँ पर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम देखने को मिलता है। ऐसे एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि जेंडर डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं इसलिए इनके पास एजुकेशन और स्किल सेट है ही नहीं जिससे कि ये क्या कर सके, ये अपनी करियर ओरिएंटेशन कर सके। ऐसे ही अनपेड केयर वर्क, एज आई टोल्ड यू, आप इस टॉपिक को उस टॉपिक से लिंक कर सकते हैं। ऐसे अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो मनरेगा में आपको देखने को मिल रहा है कि इनको एम्प्लॉयमेंट दी गई है। ऐसे अगर हम बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत एंड जो पॉलिसीज हैं जो सपोर्ट कर रही हैं वुमेन को वो भी आपको देखने को मिलती हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जिससे कि इवन इफ दे डू नॉट हैव एजुकेशन बट इफ दे हैव द स्किल सेट तो इवेंचुअली ये कहाँ पर कर सकती हैं, ये जॉब एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकती हैं, राइट। ऐसे ग्लोबल कंपैरिजंस की अगर बात करते हैं तो इंडिया का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ये लोअर है देन द ग्लोबल एवरेज। अगर हम ग्लोबल एवरेज की बात करते हैं तो इट इज 47%। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 27 to 30% देखने को मिलता है, जो कि काफी कम है ग्लोबल एवरेज की बात करते हैं। ऐसे ही जो साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका है शो हायर फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट्स। सो इवन हमारे जो आसपास के कॉन्टिनेंट्स हैं वहां पर भी आपको ज्यादा फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। ना इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, अगर हम इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर इंक्रीज करना चाहते हैं फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंडिया की जीडीपी है वो 27% तक ग्रो कर सकती है। सो राइज आपको 27% तक देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पर फीमेल्स जो हैं वो लेबर में पार्टिसिपेट करें। ऐसे ही जो जेंडर वेज गैप है वो भी परसिस्ट करता है, वो भी नलिफाई हो सकता है अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यहाँ पर इंक्रीज होता है। क्लैरिटी है। सो हमने यहाँ पर इसको डिटेल में रीड कर लिया। वीव रेड द स्टैटिस्टिक्स, वीव रेड व्हाट आर द चैलेंजेस,
वीव रेड कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या चल रहे हैं, और ग्लोबल एवरेज से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया की फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट काफी कम है। अगर ये कंट्रीब्यूट करती हैं तो अपनी जीडीपी को 27% तक राइज करते हुए देख सकते हैं। क्लैरिटी है? सो दिस वाज द सेकंड टॉपिक जिसमें हमने फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज द फेमिनाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल लेबर। ना प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए इनफॉर्मल लेबर का मतलब क्या है, जहां पर आपको सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बाय एंड बाय, ये रिसेंट न्यूज में आपको देखने को मिला कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर में आपको जो विमेन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव देखने को मिल रही हैं। जैसे एग्रीकल्चर को कहा जा रहा है नाउ इट इज बिकमिंग फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर में आज कौन ज्यादा एम्प्लॉयड है, फीमेल ज्यादा एम्प्लॉयड है। ऐसा क्यों होता है? जब हम रूरल एरियाज की बात करते हैं तो माइग्रेशन करके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से माइग्रेशन करके कौन जाता है? इट इज द मेल्स। पीछे कौन रह जाता है? फीमेल्स। इसीलिए उनको किसको संभालना पड़ता है? एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज को संभालना पड़ता है। इसीलिए आपको इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा राइज किसका देखने को मिल रहा है? फीमेल्स का देखने को मिल रहा है, राइट? सो आप यहाँ पर देख सकते हैं फेमिनाइजेशन refers to the growing presence of women in the informal and low paid sector। इनफॉर्मल और लो पेड सेक्टर में आपको फीमेल जो है वो ग्रो करती हुई दिख रही है। इनफॉर्मल लेबर मेक्स 90% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करते हैं 90% एम्प्लॉयमेंट आपको इनफॉर्मल सेक्टर में ही देखने को मिल रही है। नाउ की सेक्टर्स कौन कौन से हैं? डोमेस्टिक वर्क, सो जो आपके घर में मेड्स आती हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा वो फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क कल्चर ही कर रखा है। ऐसे ही एग्रीकल्चर लेबर, होम बेस्ड वर्क या फिर स्ट्रीट वेंडर्स, ये ज्यादातर इसमें एम्प्लॉयड हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये चारों ही आपको इनफॉर्मल सेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। अब चैलेंजेस क्या फेस करे जाते हैं? सबसे पहले लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो यू डू नॉट हैव एनी सोशल सिक्योरिटी नेट। अगर आप फॉर्मल सेक्टर में कर रहे हैं तो यू नो कि भाई मेरे को 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी एंड सो फोर्थ, तो सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है, बट यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा वेज डिस्पैरिटी, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि ये जो लो पेड सेक्टर्स हैं यहाँ पर आपको वुमेन देखने को मिल रही है, तो वुमेन आर अर्निंग मच लेस। तो आप यहाँ पर डेटा भी देख सकते हैं, वुमेन इन फॉर्मल सेक्टर अर्न 30 to 40% लेस दैन मेन। अनपेड केयर वर्क आपको देखने को मिलता है, वर्क प्लेस एक्सप्लॉयटेशन भी देखने को मिलती है। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस। अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में अगर आप वुमेन को राइज होता हुआ दिख रहा है तो बट चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं ना। एक इम्पैक्ट क्या है, जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन है इनफॉर्मल सेक्टर में ये सब्सटैंशियल हो गया है, बट प्रॉब्लम क्या है, इट इज अंडर रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्निशन नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको वेजेस बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक ऑफ एक्सेस टू फॉर्मल जॉब्स। अब फॉर्मल जॉब्स के लिए इनके पास एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। तीसरा आपको देखने को मिलता है पार्टिसिपेशन, परपेचुएशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज इन लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में आपको जेंडर इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही हैं। नाउ व्हाट आर दी गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर दिस? तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स हैं उनके लिए आप कह सकते हैं एक तरह से बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे ही आपको देखने को मिलता है इनिशिएटिव्स फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स लाइक डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट। नाउ इट इज प्रपोज्ड, सो जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको भी हम फॉर्मलाइज कर पाए, उनको भी सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पाए, ये गवर्नमेंट की कोशिश है। ऐसे ही नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन फोकसिंग ऑन वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो यहाँ पर अगर हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की भी बात करते हैं तो वहां पर भी एसएचजीज को, और एसएचजीज की अगर बात करते हैं दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वहां पर सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन आपको किसकी देखने को मिलती है? विमेन की। तो उनको भी सपोर्ट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट के काफी सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं जिसमें फोकस क्या किया जा रहा है कि जो विमेन लेड आपको इनफॉर्मल सेक्टर देखने को मिल रहा है इसको एनहांस किया जाए और इनको भी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी नेट के तहत लाया जाए। क्लैरिटी है? सो दिस इज फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर, इनफॉर्मल लेबर इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलता है दैट इज गिग वर्कर एंड विमेन। ना गिग इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो गिग इकोनॉमी आप बेसिकली क्या समझते हैं? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सो गिग वर्क इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म, फ्लेक्सिबल एंड फ्रीलांसिंग जॉब्स ऑफन फैसिलिटेटेड बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो गिग वर्कर्स आपको आज देखने को मिलते हैं जोमैटो, स्विगी, जो डिलीवरी बॉयज होते हैं। सो बेसिकली ये क्या है? इट इज गिग वर्किंग। ना गिग वर्कर्स बेसिकली क्या होते हैं? जो शॉर्ट टर्म, फ्रीलांसिंग और अपनी कन्वीनियंस, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं, उनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। Now, increasing number of women participating in gig economy due to flexibility. Now, women क्योंकि उनको डुअल रोल्स निभाने पड़ते हैं, उनको घर का काम भी देखना पड़ता है, उनको बाहर का काम भी देखना पड़ता है।
ना वो डुअल रोल्स की वजह से उनको क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना। फ्लेक्सिबिलिटी क्या कौन प्रोवाइड करता है, गिग वर्क इकोनॉमी प्रोवाइड करती है। इसलिए आपको देखने को मिल रहा है women are now entering into gig economy, जहां पर उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिले, राइट। सो राइड हेलिंग एंड डिलीवरी सर्विसेज दी जा रही हैं, ऑनलाइन फ्रीलांस वर्क जैसे राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत से जो लेडीज हैं वो इस पे काम कर रही हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सर्विसेज, सो एट होम जो आपको सैलून्स देखने को मिल रहे हैं। एजुकेशनल सर्विसेज जैसे ऑनलाइन ट्यूटरिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिग इकोनॉमी में भी पार्टिसिपेशन विमेन का बढ़ रहा है ना। बेनिफिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, आप फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हैं। दूसरा, सप्लीमेंट्री इनकम बन जाती है। तीसरा, आपको रिड्यूस नीड फॉर कम्यूटिंग, कम्यूट करने जाना ही नहीं, आप अपने घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। तो जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस भी आपको देखने को मिलती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो सेफ्टी भी आपको मिल जाती है। प्लेटफॉर्म्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स, जैसे ड्राइवर्स हो गए, राइट। तो वहां पर भी आपको वुमेन का एनहांसमेंट देखने को मिल रहा है। सो दीज आर दी बेनिफिट्स। नाउ व्हाट आर दी चैलेंजेस, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है गिग इकोनॉमी में, दैट इज लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी नेट। तो जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं एक फॉर्मल सेक्टर में, वो आपको गिग इकोनॉमी में देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरा, जेंडर पे गैप, आज भी आपको गिग वर्किंग में भी आपको जेंडर पे गैप देखने को मिलता है। ऐसे ही हाई रिस्क ऑफ वर्कप्लेस हैरेसमेंट स्पेशली इन गिग वर्क लाइक डिलीवरी। नाउ जो डिलीवरी या राइड टेकिंग वाली बात होती है तो वहां पर इनकी सेक्सुअली हैरेस किया जा सकता है। ऐसी इनएडिक्वेट सपोर्ट फॉर केयर गिविंग विद वुमेन बैलेंसिंग गिग वर्क एंड देयर होम आल्सो। तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग एक्ट इनको करना पड़ता है दैट इज वेरी डिफिकल्ट। सो आप देख सकते हैं दीज आर दी चैलेंजेस व्हिच इज फेस्ड बाय दी वुमेन। ऐसे ही सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट आपको क्या देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हैं एम्पावरिंग वुमेन इकोनॉमिकली बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो ऑब्वियसली बात है क्योंकि यहाँ पर ये घर के सुख में बेसिकली सप्लीमेंट कर सकती हैं अपनी इनकम, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट देखने को मिलता है। जो गिग इकोनॉमी है वो बेसिकली वुमेन को री एंटर करवा रही है किस में, वर्क फोर्स में। क्यों, स्पेशली पोस्ट चाइल्ड बर्थ। ना देखिए आप विमेन का अगर लाइफ साइकिल देखते हैं तो वहां पर चाइल्ड रेयरिंग आपको देखने को मिलती है। तो जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है उसके बाद री एंटर करना मुश्किल हो जाता है। तो री एंटर करने के लिए ये जो गिग प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर वेरी वेरी एसेंशियल, तो ये मदद कर रहे हैं। ऐसे ही पोटेंशियल फॉर गिग वर्क टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटीज बाय एंड बाय देख के रिड्यूस आप कर सकते हैं। पॉलिसी इंटरवेंशंस की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कॉल फॉर रेगुलेशंस टू प्रोवाइड गिग वर्कर्स विद बेनिफिट्स लाइक हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी नेट। धीरे धीरे करके आप देखोगे जो 4 लेबर कोड्स लाए हैं उसमें गिग इकोनॉमी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है एंड वहां पर भी सोशल सिक्योरिटी नेट्स को इंप्रूव करने की बात की जा रही है, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव सपोर्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए काफी सारे आपको प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली जैसे आपको देखने को मिला स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया की अगर बात करते हैं तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को काफी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। क्लैरिटी है। So these are some of the policy interventions that is related with gig working and women. Clarity है। So this completes your topic जहां पर हमने gig economy and women को cater किया है। Next topic आपको देखने को मिलता है that is political empowerment of women in India. Now political empowerment. Now as you know recently आपको यहाँ पर Women Reservation Act पास होता हुआ दिखा 106th अमेंडमेंट से, एंड यहाँ पर 33% रिजर्वेशन दी गई है किसको, वुमेन को इन लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट। सो एक तरह से पॉलिटिकली एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है। नाउ एज यू नो 73rd और 74th अमेंडमेंट से 33% रिजर्वेशन वाज ऑलरेडी देयर इन व्हाट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। सो इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वुमेन की काफी ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 15 और आर्टिकल 243D जिसमें आपको देखने को मिलता है रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। ऐसे ही अब आप ऐड कर सकते हैं दैट इज आर्टिकल 330A एंड 332A, ठीक है। तो इससे भी क्या प्रोवाइड किया गया है, 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करी गई है फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नाउ अगर हम माइलस्टोन्स की बात करते हैं तो 73rd और 74th अमेंडमेंट में वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है लोकल गवर्नेंस में इसको इंप्रूव किया गया है बाय रिजर्विंग देयर सीट्स। ऐसे ही राइज इन वुमेन्स पार्टिसिपेशन, ग्रास रूट लेवल पे जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है वो राइज हुआ है। अगर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो प्रतिभा पाटिल बनी थी। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी बनी थी। तो ये अचीवमेंट्स माइलस्टोन्स आपको देखने को मिलते हैं। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले क्या है, नेशनल और स्टेट लेजिस्लेचर्स की अगर बात करते हैं तो वहां पर रिप्रेजेंटेशन कम है। इसी की वजह से आपको वुमेन रिजर्वेशन 106th अमेंडमेंट से ऐड होता हुआ दिखा। तो आप देख सकते हैं तो वुमेन होल्ड ओनली अबाउट
14% ऑफ द सीट्स इन लोकसभा विच इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो डेटा आपको देखने को मिलता है काफी कम रिप्रेजेंटेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने नारी वंदन स्कीम लेके आए हैं। राइट नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, पेट्रियार्की और जेंडर बायसेस पॉलिटिकल पार्टीज में ही एग्जिस्ट करती है, तो जो इंटर पार्टी डेमोक्रेसी है वो ही स्टैब्लिश नहीं है। तो यहाँ पर आपको पेट्रियार्की और जेंडर बायसेस देखने को मिलते हैं, वायलेंस और हरासमेंट देखने को मिलती है इन द पॉलिटिकल पार्टीज इटसेल्फ, एंड सोशियो कल्चरल बैरियर्स देखने को मिलते हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं विमेन को फ्रॉम कंटेस्टिंग दी इलेक्शंस। पेट्रियार्कल रोल्स, पेट्रियार्की सोसाइटी हमारी एग्जिस्ट करती है, इसी की वजह से आपको देखने को मिलता है जो फीमेल्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं इलेक्शंस में ना। इनिशिएटिव्स क्या हैं, देखिए आप देख सकते हैं विमेन रिजर्वेशन बिल। सो यहाँ पर अब ये एक्ट बन चुका है 2023 में, आपको देखने को मिला, जिसमें 33% रिजर्वेशन करी जा रही है फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। किस अमेंडमेंट से? 106th अमेंडमेंट से, याद रखना है ना। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वॉलंटरी कोटाज रख रही हैं, वॉलंटरी बेसिस पे कोटाज रख रही हैं, किसके लिए? विमेन कैंडिडेट्स के लिए। ऐसे ही गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एम्ड एट लीडरशिप ट्रेनिंग फॉर विमेन। ऐसे ही अगर हम इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इंक्रीज्ड विजिबिलिटी आपको देखने को मिल रही है, स्पेशली इन द लोकल गवर्नेंस, जिसमें हमने पीआरआईज में 33% रिजर्वेशन रखी है विमेन के लिए। ऐसी बेटर रिप्रेजेंटेशन की गई है विमेन की इन इश्यूज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, सेफ्टी। ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलती है एट द ऑफ द डिसीजन मेकिंग। तो विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही एक्चुअली में, एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है तो वहां पर भी एनहांसमेंट हुई है। और ग्लोबल कंपैरिजन की अगर बात करते हैं तो इंडिया रैंक्स लोअर देन मेनी कंट्रीज इन वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डिस्पाइट हैविंग नोटेबल वुमेन लीडर्स इन द पास्ट। नोटेबल वुमेन लीडर्स रही तो हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा ग्लोबल जेंडर गैप, वहां पर हम देखेंगे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हमारा रैंक काफी पीछे आपको देखने को मिलता है। क्लैरिटी है? सो कंक्लूजन में आप यहाँ लिख सकते हैं, ग्लोबल कंपैरिजन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलता है विच इज द विमेन एंड हेल्थ इन इंडिया। ना सबसे पहले हमने पार्ट इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है क्योंकि विमेन एंड हेल्थ इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो वहां से हम पढ़ लेते हैं। विमेन एंड हेल्थ इन इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मैटरनल हेल्थ देखने को मिलती है। सो हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलता है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रिशन या हेल्थ सर्विसेज हैं अकॉर्डिंग टू विमेन नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी वजह से आपको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हाई देखने को मिलता है। लिमिटेड एक्सेस है एंटीनेटल केयर का, एंड अनीमिया आपको देखने को मिलता है प्रेग्नेंट विमेन। न्यूट्रिशन एंड मालन्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो हाई मालन्यूट्रिशन रेट्स देखने को मिल रहे हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से आपको अनीमिया भी देखने को मिल रहा है। ऐसे ही जेंडर बेस्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वालिटीज आज भी एग्जिस्ट करती हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर बात करते हैं तो लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, राइजिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज जैसे पीसीओएस इज वेरी कॉमन, पीसीओडी इज वेरी कॉमन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स वेरी कॉमन, तो ये भी आपको राइज होता हुआ दिख रहा है। अनसेफ अबॉर्शंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। मेंटल हेल्थ की अगर बात करते हैं, इंक्रीजिंग एंजाइटी, क्योंकि उनको डुअल रोल्स निभाने पड़ रहे हैं, उनको बाहर जाके काम भी करना पड़ रहा है और घर रह के केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। एंड आफ्टर कोविड-19, ड्यूरिंग कोविड-19 एक शैडो पैंडेमिक चल रहा था। वो शैडो पैंडेमिक क्या था? क्योंकि अब्यूज करा जा रहा था किसका? विमेन का, राइट। सो आपको यहाँ पर इंक्रीजिंग एंजाइटी और स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ देखने को मिलता है। डिजीज बर्डन की अगर बात करते हैं तो जैसे वल्नरेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, सो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो है वो हाई प्रोमिनेंस आपको देखने को मिलती है विमेन में। एंड इवन राइज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। क्लैरिटी है? सो ये आप स्टेटस देख सकते हैं। अगर हम मैटरनल हेल्थ की बात करते हैं, न्यूट्रिशन एंड मालन्यूट्रिशन की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ, डिजीज बर्डन भी इंक्रीज हो रहा है ना। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इसके लिए क्या क्या है तो आप देख सकते हैं, जननी सुरक्षा योजना फॉर सेफ डिलीवरीज। ऐसी दूसरा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना किसके लिए है? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। ऐसे मिशन इंद्रधनुष चलाया गया है फॉर वैक्सीनेशन, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो जाते हैं जिसमें गवर्नमेंट फोकस कर रही है विमेन हेल्थ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंप्रूविंग एक्सेस टू हेल्थ केयर। नाउ मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, टेलीमेडिसिन सर्विसेज को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स भी चलाई जा रही है जिसकी वजह से हेल्थ केयर को इंप्रूव किया जाए। न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स की अगर बात कर रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा है मिड डे मील स्कीम आईसीडीएस के तहत, जिसमें न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रोग्राम्स टू कम्बैट अनीमिया, तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलिक एसिड के टैबलेट्स आपको देखने को मिलती है। माल न्यूट्रिशन को केटर करने के लिए हम यहाँ पर फोर्टिफाइड फूड को जन्म दे रहे हैं। ऐसे अगर हम बात करते हैं अवेयरनेस और एजुकेशन की तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काफी ज्यादा अवेयरनेस चलाई गई है। रिप्रोडक्टिव राइट्स की अवेयरनेस दी गई है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो बेसिकली एंगेज कर रही हैं, जैसे आंगनबाड़ी सर्विसेज की अगर बात करते हैं तो आशा वर्कर्स जो हैं वो बेसिकली यहाँ पर अवेयरनेस फैला रही हैं।
और अगर मेंटल हेल्थ सपोर्ट की बात करते हैं तो काउंसलिंग सर्विसेज भी ओपन की गई है, स्पेशली आफ्टर कोविड-19। तो आपको देखने को मिलता है हेल्पलाइन नंबर्स बनाए गए हैं मेंटल हेल्थ को केटर करने के लिए। एंड इवन मोर यू कैन से एनजीओज आर वर्किंग टुवर्ड्स व्हाट, मेंटल हेल्थ फॉर वुमेन। क्लैरिटी है? सो यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हमने काउंटर कर दिए कि अगर ये चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट क्या क्या कर रहा है। क्लैरिटी है? सो दिस इज वुमेन एंड हेल्थ इन इंडिया पार्ट 2। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज मेंस्ट्रुअल लीव। ना मेंस्ट्रुअल लीव की अगर बात करते हैं तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन सम वुमेन सफर फ्रॉम सीवियर पेन। तो कहा जा रहा है कि क्या मेंस्ट्रुअल लीव को मैंडेटरी बना देना चाहिए। देखिए अभी मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर वॉलंटरी बेसिस पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव देती हैं, लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी। ना मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेंस्ट्रुअल लीव रेफर्स टू अ पॉलिसी दैट अलाउज women to take time off during menstruation। so जब menstruation है वहां पर आप लीव ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इट एक्नॉलेजेस द फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड पेन एसोसिएटेड विद पीरियड्स। सो जो भी पीरियड्स होते हैं वहां पर जो पेन है, डिस्कम्फर्ट है, उसको केटर करने के लिए यहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव की बात करी जा रही है ना। अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जोमैटो इट इंट्रोड्यूस्ड 10 days ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव पर ईयर फॉर फीमेल एम्प्लॉइज। सो जोमैटो ने वॉलंटरी बेसिस पे किया है। ऐसे ही बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार, that is the state government has been offering 2 days menstrual leave since 1992 for women in government jobs। तो गवर्नमेंट जॉब्स में आपको 2 दिन की लीव प्रोवाइड करी जाती है। कंपनीज ऑफरिंग इनफॉर्मल मेंस्ट्रुअल लीव। सो बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड कर रही हैं। नाउ इंटरनेशनल एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर भी प्रोवाइड किया जा रहा है मेंस्ट्रुअल लीव। नाउ आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर की अगर बात करते हैं कि होनी चाहिए, तो सबसे पहले क्या है, रिकॉग्नाइज मेंस्ट्रुएशन एज अ वैलिड रीजन। कोई वैलिड रीजन है, ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पर बहाना बना रहे हैं, वैलिड रीजन रिकॉग्निशन दी जा रही है। इंप्रूव्स वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली बात है अगर आप पेन में हैं तो आप काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करा जा रहा है। एंड इवेंचुअली प्रमोट्स जेंडर सेंसिटिव इशूज। सो जेंडर सेंसिटिव जो इशूज हैं उसको केटर करने की बात भी की जा रही है। तो दीज आर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। नाउ क्रिटिसिज्म क्या है, कंसर्न्स अबाउट रीइंफोर्सिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ना प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको लगेगा कि अगर हम विमेन एम्प्लॉइज को रखेंगे तो हमें यहाँ पर उनको लीव्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसीलिए क्या करते हैं, विमेन को रखते ही नहीं, मेल्स को रखते हैं। तो यहाँ पर जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है वो और भी ज्यादा रीइंफोर्स हो जाएंगे। फियर ऑफ रिड्यूस्ड अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी विमेन के लिए, क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स है उनको लगेगा कि हमें यहाँ पर 2 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन मेनी प्राइवेट एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। इनफॉर्मल सेक्टर्स में इसको कैसे आप इंप्लीमेंट कराओगे, दैट इज अ चैलेंज। तो इंप्लीमेंटेशनल चैलेंजेस आपको एग्जिस्ट करते देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन दी इनफॉर्मल सेक्टर। क्लैरिटी है? तो हमने सब कुछ पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन से लेकर, इसके एग्जांपल से लेकर, डेटा से लेकर, हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट चैलेंजेस क्या एग्जिस्ट करते हैं उसको भी हमने रीड किया है। नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलता है, दैट इज इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज इन इंडिया। ना आप देख सकते हैं जो प्रपोजल है यहाँ पर 18 से 21 साल करा गया है एंड इट एम्स टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी की बात करी जा रही है, क्योंकि जब मेल्स की 21 ईयर्स है तो ऑब्वियसली बात है फीमेल्स की भी 21 ईयर्स होनी चाहिए, राइट। सो हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, तो ऑब्वियसली बात है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जस्ट सेकंड, डिलेड प्रेगनेंसीज व्हिच लीड टू बेटर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा जब मैरिजेबल एज ही लेट हो गई है तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसीज हैं वो भी लेट होंगी, तो आप यहाँ पर बेटर मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ प्रोवाइड कर पाएंगे। रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो टीनेजर्स में होती हैं वो एक्चुअली आपको नहीं देखने को मिलेगी। एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है मोर एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। अगर 21 साल कर दी जाएगी तो यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो ज्यादा पढ़ सकती हैं। हेल्थ इन रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट्स, जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की अगर बात करती है तो जो वुमेन है वो बेसिकली किसी वर्क फोर्स में ज्वाइन कर सकती हैं बिफोर मैरिज ही, एंड प्रमोट्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सोशल इंपैक्ट की अगर बात करते हैं, रिड्यूसेस केस ऑफ चाइल्ड मैरिज के जो केसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। इनकरेजेस मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस आप ले पाएंगे अगर चाइल्ड मैरिज को रोका जाता है। चैलेंजेस की अगर बात करते हैं, सबसे पहले कल्चरल रेजिडेंस। नाउ जो डीप रूटेड कल्चरल नॉर्म्स हैं में रेजिस्ट द चेंज। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो डीप रूटेड आपको देखने को मिलते हैं चैलेंजेस, क्योंकि हमारी सोसाइटी कल्चरली बहुत ज्यादा बाउंड है, तो वहां पर जो डीप रूटेड कंसर्न्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। रूरल इंपैक्ट की अगर बात करते हैं तो चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो स्टिल प्रेवलेंट, जबकि चाइल्ड मैरिज को तो अबॉलिश किया गया है लेकिन फिर भी आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एनफोर्समेंट ऑफ लॉ में भी चैलेंजिंग। एनफोर्समेंट कैसे करना है, दैट वुड बी अ कंसर्न।
इम्पैक्ट की अगर बात करते हैं तो कंसर्न्स अबाउट लिमिटिंग वुमेन्स ऑटोनॉमी टू मैरी बाय पर्सनल चॉइस। सो पर्सनल चॉइस से जो मैरिज करना चाहती हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है तो आप देख सकते हैं प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट एंड पॉलिसीज प्रमोटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ अवेयरनेस और यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है कि जो एजुकेशन है, स्किल सेट है, उसको एनहांस करने की बात की जा रही है और वुमेन को बेसिकली फोकस किया जा रहा है करियर ओरिएंटेशन की टुवर्ड्स, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट इज रिलेटेड विद इंक्रीज्ड चाइल्ड मैरिज एज। डन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं दैट इज अमेंडमेंट, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017। नाउ यहाँ पर क्या है, अमेंडमेंट टू द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 यहाँ पर अमेंड किया गया है। कब किया गया था आप देख सकते हैं 2017 में अमेंडमेंट लाई गई। Now, it aims to improve maternity benefits. So maternity benefits जो है वो स्पेशली जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें इंक्रीज करने की बात की गई है। तो आप देख सकते हैं इनकी इंक्रीज्ड पेड मैटरनिटी लीव फ्रॉम 12 वीक्स टू 26 वीक्स। सो जो पहले पेड लीव आपको दी जाती थी मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ के तहत उसको इंक्रीज कर दिया गया है। क्या करा गया है, 12 से कितना कर दिया गया है, 26 वीक्स एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट टू चिल्ड्रन। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपके लिए एप्लीकेबल है 2 चिल्ड्रन के लिए। अगर आप 2 से ज्यादा करते हैं तो आपको 26 वीक्स नहीं बट 12 वीक्स की मिलेगी। नेक्स्ट अडॉप्शन लीव की अगर बात करते हैं तो 12 वीक्स की है। अगर कोई बच्चा आप अडॉप्ट करें तो 12 वीक्स का ऑफ लीव फॉर वुमेन अडॉप्टिंग अ चाइल्ड बिलो 3 मंथ्स। अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चा 3 महीने से छोटा है तो आपको 12 वीक्स की छुट्टी मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 12 वीक्स फॉर लीव फॉर कमिश्निंग मदर्स, जो भी सरोगेसी मदर्स हैं, कमिश्निंग मदर्स हैं, उनको 12 वीक्स का दिया जाएगा। अगर हम क्रच फैसिलिटीज की बात करते हैं तो मैंडेटरी क्रच फैसिलिटीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद 50 और मोर एम्प्लॉइज। अगर 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो यहाँ पर आपको क्रच फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, वुमेन अलाउड 4 विजिट्स टू क्रच पर डे, 4 विजिट्स जो हैं वो क्रच में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर प्रोविजन दी गई है एम्प्लॉयज को टू अलाउ वुमेन टू वर्क फ्रॉम होम आफ्टर मैटरनिटी लीव। अगर मैटरनिटी लीव के बाद वो छुट्टी लेना चाहती हैं तो बेसिकली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया जा सकता है। हेल्थ और वेलबींग पे प्रमोट किया गया है। वर्क प्लेस इक्वालिटी यहाँ पर बूस्ट की गई है। एंड अगर हम चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, बेसिकली ये कॉस्ट जो है, क्योंकि यहाँ पर आपको पेड वर्क बेसिकली पेड छुट्टियां मिलती हैं तो बर्डन किस पे हो जाता है, एम्प्लॉयर पे बर्डन हो जाता है। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिटेड टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। नाउ दिस इज लिमिटेड टू ऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली। इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ये आपको बेनिफिट्स नहीं देखने को मिलते हैं। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन होगा, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पर पोटेंशियल्स ये हैं कि एम्प्लॉयर जो है वो वुमेन को एम्प्लॉय करना ही नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हम किसको एम्प्लॉय करें, मेल्स को एम्प्लॉय करें, ठीक है। तो चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं बट इट इज इंपॉर्टेंट। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 2017 अमेंड किया गया है 1961 को, और यहाँ पर जो मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ है उसमें जो पेड छुट्टियां हैं, पेड लीव है, उसको इंक्रीज किया गया है 12 वीक से 26 वीक्स फॉर फर्स्ट 2 चिल्ड्रन। क्लैरिटी है? ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं दैट इज क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। अगर हम क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं, सबसे पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं। देखिए कौन कौन से टाइप्स के आपको यहाँ पर क्राइम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल, इमोशनल और इकोनॉमिक अब्यूज हो सकता है एंड इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन भी रखी है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। ऐसे ही सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकती है ना। सेक्सुअल हैरेसमेंट की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ने पॉश एक्ट बनाया है विच इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ हैरेसमेंट इन पब्लिक स्पेसेस आपको देखने को मिल रहा है। रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, एसिड अटैक्स, डाउरी डेथ्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑनर किलिंग्स, ये सारे ही आपको टाइप्स ऑफ क्राइम्स देखने को मिलते हैं अगेंस्ट वुमेन ना। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है। ऐसे ही क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट करी गई है निर्भया एक्ट के तहत। ऐसे ही आपको डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट देखने को मिलता है। ऐसे ही सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसको पॉश एक्ट कहा जाता है 2013 का, वो भी इंप्लीमेंट किया गया है। तो लीगल फ्रेमवर्क है बट फिर भी आपको क्राइम्स देखने को मिलते हैं ना। सोशल कल्चरल इश्यूज क्या है, सबसे पहले पेट्रियार्कल माइंडसेट है, इसी की वजह से आपको ये क्राइम्स देखने को मिलते हैं। लैक ऑफ रिपोर्टिंग ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल स्टिग्मा है, फियर है, जिसकी वजह से जो वुमेन है वो यहाँ पर FIR फाइल करने ही नहीं जाती हैं, रिपोर्ट ही नहीं करना चाहती हैं। जेंडर इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव चलाए गए हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सॉल्यूशंस, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स फॉर विक्टिम्स ऑफ रेप, ऐसे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं। चैलेंजेस क्या एग्जिस्ट करते हैं, वही अंडर रिपोर्टिंग आपको देखने को मिलती है, डिलेड जस्टिस है। सो आप देख सकते हैं जो स्लो लीगल प्रोसेस है उसकी वजह से भी आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं।
लैक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में आपको प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलती है। सो इसकी वजह से ये दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो आज भी जो क्राइम्स है अगेंस्ट वुमेन आर प्रेवलेंट। क्लैरिटी है? सो दिस इज क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज मैरिटल रेप। नाउ इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर हम मैरिटल रेप की बात करते हैं तो अभी फॉर द टाइमिंग यहाँ पर हमारे इंडिया में मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज नहीं है। नाउ मैरिटल रेप क्या है? इट इज अ नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ स्पाउस टिपिकली विदिन अ मैरिज। सो मैरिज के बाद अगर फोर्सफुली यहाँ पर आप इंटरकोर्स करना चाहते हैं उसको मैरिटल रेप कहा जाता है। नाउ इट इज नॉट क्रिमिनलाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, ये अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं है। नॉट क्रिमिनलाइज्ड इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया में भी ये क्रिमिनलाइज नहीं है। एक्सेप्शन आपको देखने को मिलती है 375 ऑफ आईपीसी। नाउ लीगल स्टेटस की अगर बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जस्ट अ सेकंड, हाँ, लीगल स्टेटस मैरिटल रेप इज करंटली नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्राइम, अभी एक क्रिमिनल एक्ट नहीं है इंडियन लॉ के तहत। एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलती है दैट फोर्स्ड इंटरकोर्स बाय हस्बैंड इज नॉट अ रेप एंड ongoing debates and calls for legal reforms। ऑब्वियस सी बात है, बाय एंड बाय डिबेट्स चल रही हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो मैरिटल रेप है इसको क्रिमिनलाइज किया जाए। नाउ इट इज क्रिमिनलाइज्ड इन ओवर 100 कंट्रीज, 100 कंट्रीज से ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है वहां पर क्रिमिनलाइज है, जैसे यूके, यूएस, साउथ अफ्रीका, वहां पर ये क्रिमिनलाइज्ड है। इंडिया रिमेन्स अमंग वेरी फ्यू कंट्रीज वेयर मैरिटल रेप इज नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ पर हमारे लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ क्रिमिनलाइजेशन, भाई क्रिमिनलाइजेशन क्यों होनी चाहिए? नंबर 1, बॉडली ऑटोनॉमी, ऑब्वियसली बात है, जो वुमेन की बॉडी है उसकी ऑटोनॉमी है, वो अपना खुद डिसीजन ले सकती है, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि इसको क्रिमिनलाइज किया जाए। जेंडर इक्वालिटी के लिए ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जो मेल्स हैं और फीमेल्स हैं दोनों को यहाँ पर इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तीसरा, कंसेंट इन मैरिज, जो कंसेंट है वो एक फंडामेंटल राइट है इररिस्पेक्टिव ऑफ मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या नहीं है, कंसेंट आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंसेंट नहीं है तो इवन आफ्टर मैरिज यू कैन नॉट फोर्स समवन, राइट? सो इसीलिए ये 3 क्राइटेरियाज आपको देखने को मिलते हैं जिसमें ये कहा गया है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर फॉर क्रिमिनलाइजेशन, क्रिमिनलाइजेशन इनका हो जाना चाहिए। ना आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, सबसे पहले फियर ऑफ मिसयूज, ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल मिसयूज हो सकता है, जो वुमेन है यहाँ पर झूठा केस डाल सकती हैं किसके ऊपर? अपने हस्बैंड्स के ऊपर, तो पोटेंशियल यहाँ पर आपका क्या है? फियर ऑफ मिसयूज। नेक्स्ट, कल्चरल और रिलीजियस नॉर्म्स, कंजर्वेटिव ग्रुप्स जो हैं दे आर्ग्यू दैट मैरिज इंप्लाइज कंसेंट, मैरिज जब हुई है तो कंसेंट से हुई है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर बेसिकली मैरिटल रेप का कोई जजमेंट बनती ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैरिज कंसेंट से ही की गई है। तो कई लोग इसको भी आर्ग्यू करते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए भी आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं कि नहीं, ये क्रिमिनलाइज नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द इंपैक्ट? सबसे पहले ट्रॉमा, स्टिग्मा और लैक ऑफ सपोर्ट आपको देखने को मिलती है। तो ट्रॉमा आपको फील होता है, जैसे विक्टिम्स जो मैरिटल रेप के हैं वो फिजिकली, इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा सफर करते हैं। सोशल स्टिग्मा जो है अटैच्ड है टू रिपोर्टिंग, क्या रिपोर्ट करोगे जाके, तो रिपोर्टिंग जो है वो सोशल स्टिग्मा भी एग्जिस्ट करता है। ऐसी लैक ऑफ सपोर्ट, लिमिटेड लीगल सपोर्ट है क्योंकि आज सच हमारे यहाँ पर ये क्रिमिनलाइज्ड एक्ट नहीं है, तो लीगल सपोर्ट नहीं एग्जिस्ट करती है। कॉल्स फॉर लीगल रिफॉर्म्स, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने बार बार ये कहा है कि मैरिटल रेप को क्या किया जाए? क्रिमिनलाइज किया जाए, राइट? तो ये आपको देखने को मिलते हैं, लीगल रिफॉर्म्स को काफी ज्यादा बोला गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज पेट्रियार्की एंड रिलीजन। ना पेट्रियार्की एंड रिलीजन की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं पेट्रियार्की रेफर्स टू सोशल सिस्टम वेयर मेन होल्ड द प्राइमरी पावर। सो पेट्रियार्की क्या है? बेसिकली जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? मेल्स के पास एग्जिस्ट करती है। नाउ मेनी रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड टेक्स्ट रीइंफोर्स दिस पेट्रियार्कल वैल्यूज, बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं जिसमें पेट्रियार्कल वैल्यूज आपको देखने को मिलती हैं। सो हिंदुइज्म की अगर बात करते हैं, जैसे जेंडर रोल्स, सो मेन जो है आप देख सकते हैं दे आर ऑफन पोर्ट्रेट, जो वुमेन है दे आर ऑफन पोर्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू मेन। ऐसे ही रिलीजियस रिचुअल्स की अगर बात करते हैं तो जैसे प्रीस्टहुड, तो आज भी आपको जो पंडित लोग हैं वो बेसिकली देखने को मिलते हैं। मनुस्मृति की अगर बात करते हैं तो आउटलाइंस पेट्रियार्कल रूल्स। ऐसे अगर हम बात करते हैं इस्लाम में, वहां पर भी आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया लॉ में जो विमेन है वो सबऑर्डिनेट देखने को मिलती है। हिजाब और मॉडेस्टी का काफी ज्यादा आपको कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। रिलीजियस लीडरशिप की अगर बात करते हैं तो रिलीजियस लीडरशिप सिर्फ कौन कर सकता है? इट इज ओनली द मेल्स, दैट इज व्हाई आपको देखने को मिलती है तो जो वुमेन है दे आर एक्सक्लूडेड। ऐसी क्रिश्चियनिटी में आपको देखने को मिलता है। तो पेट्रियार्कल रिलीजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इट इज रिलेटेड टू हिंदुइज्म, आपको हर रिलीजन में देखने को मिलता है, वहां पर पेट्रियार्कल माइंडसेट देखने को मिलता है। ऐसे ही चर्च हायरार्की की अगर बात करते हैं, जो प्रीस्टहुड है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? मेल्स के लिए है। आप बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन की अगर बात करते हैं तो सर्टेन पैसेजेस फ्रॉम द बाइबल यूज्ड टू जस्टिफाई मेल डोमिनेंस, तो यहाँ पर जस्टिफाई किया गया है। इवन बाइबल ने भी कहा है
कि यहाँ पर जस्टिफिकेशन दी गई है, जो मेल्स हैं वो सुपीरियर हैं। ऐसे ही हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन की गई है, जैसे वुमेन हिस्टोरिकली बार्ड फ्रॉम लीडरशिप रोल्स। लीडरशिप रोल्स चर्च में नहीं दी जाती हैं, किसको? फीमेल्स को। तो हर आपको रोल में देखने को मिलता है। ऐसे सिखिज्म की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको देखने को मिलता है इक्वालिटी इन थ्योरी। फैमिली रोल्स की अगर बात करते हैं, जो ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स हैं वो आज भी कौन निभा रही हैं? वो फीमेल्स ही निभा रही हैं। ऐसे अगर बुद्धिज्म की बात करते हैं तो मोनास्टिक रूल्स की अगर बात करते हैं तो वुमेन को कहा जाता था कि आप हायर पोजीशंस नहीं ले सकती हैं मोनास्ट्रीज में। ऐसे ही हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की अगर बात करते हैं, जो सर्टेन कल्चर्स हैं दे एम्फसाइज मेल अथॉरिटी इन रिलीजियस सेटिंग्स। इवन जुडाइज्म में भी आपको देखने को मिलता है। ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस हैं, सो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलती हैं। जो वुमेन हैं दे आर एक्सक्लूडेड विद मेनी रिलीजियस रोल्स इन ऑर्थोडॉक्स जूइश ट्रेडिशंस। एंड आपको देखने को मिलता है इंटरप्रिटेशंस ऑफ टोरा। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो वुमेन की प्लेस है वो सेकेंडरी रोल्स के लिए ही बनी हुई है। तो आपको हर जगह, हर रिलीजन में पैट्रियार्कल माइंडसेट देखने को मिलता है ना। इससे इंपैक्ट क्या होता है? जो रिलीजन है वो बेसिकली यूज करा जाता है टू जस्टिफाई योर एक्शंस, है ना। तो वो जस्टिफाई करने के लिए एक तरह से जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्ट करते हैं उसको और भी ज्यादा रीइंफोर्स करता है। रीइंफोर्सेस द ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एज आई हैव टोल्ड यू। ये बार बार जो रिलीजन है वो बेसिकली बताता है कि जो विमेन है वो केयर गिविंग एक्टिविटीज के लिए ही है, तो वो उसको रीइंफोर्स करता है। मूवमेंट फॉर रिफॉर्म्स, जैसे फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिलती हैं, जो बेसिकली जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसी को क्या कर रही हैं? एक तरह से चैलेंज कर रही हैं। ग्रोइंग डिमांड है किसकी? विमेन इंक्लूजन की इन रिलीजियस लीडरशिप रोल्स। सो डिमांड करी जा रही है कि हमें भी रिलीजियस लीडरशिप रोल्स मिले, राइट। सो दिस इज रिलीजन एंड पैट्रियार्की। क्लैरिटी है? नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस। नाउ एज यू नो यहाँ पर एक्ट बनाया गया है पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस 2013, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन क्या है। बेसिकली अनवेलकम सेक्सुअल एडवांसेस, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स एंड अदर वर्बल और फिजिकल कंडक्ट। फिजिकल कंडक्ट से भी अगर आपको लगता है यू आर अनकंफर्टेबल, दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस। नाउ इट इंक्लूड्स हैरेसमेंट, चाहे फिर वर्बल हो, चाहे नॉन वर्बल हो, चाहे फिजिकल हो या ऑनलाइन हो। तो इन सबको क्या कहा गया है? सेक्सुअल हैरेसमेंट। नाउ लीगल फ्रेमवर्क की अगर बात करते हैं तो एज आई हैव टोल्ड यू पॉश एक्ट आपको देखने को मिलता है, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013। विशाखा गाइडलाइंस 1997 में दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हैरेसमेंट की बात करते हैं तो क्विड प्रो क्वो। क्विड प्रो क्वो का मतलब क्या होता है कि आप मेरा काम कीजिए, मैं आपका काम करूंगा, तो इन रिटर्न तो आप अपने सेक्सुअल फेवर्स देते हैं। दिस इज नोन एज क्विड प्रो क्वो, राइट। सो डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स इन एक्सचेंज फॉर जॉब बेनिफिट्स, चाहे प्रमोशन में हो या जॉब बेनिफिट में हो, तो यहाँ पर इन रिटर्न आपसे जब कुछ मांगा जाता है उसको कहा जाता है क्विड प्रो क्वो। हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, क्रिएटिंग इंटिमिडेटिंग या फिर हॉस्टाइल या ऑफेंसिव वर्क एनवायरनमेंट। ऐसी अगर हम बात करते हैं फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। एनसीआरबी की अगर बात करते हैं तो इट रिपोर्टेड 371 वर्कप्लेस हैरेसमेंट केसेस इन 2019। 2019 में आपको 371 केसेस देखने को मिले। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सर्वे की अगर बात करते हैं तो 31% ऑफ वुमेन ग्लोबली एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ वर्कप्लेस हैरेसमेंट। वर्कप्लेस हैरेसमेंट 31% फेस करती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इंडिया टुडे सर्वे की, ओवर 60% ऑफ वुमेन फेस सेक्सुअल हैरेसमेंट बट रिफ्रेन फ्रॉम रिपोर्टिंग। सो क्या कहा जा रहा है, 60% से भी अबव आपको वुमेन जो देखने को मिलती हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस फेस करती हैं, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करती हैं, राइट। सो ये डेटा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ बैरियर्स क्या है, रिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? सबसे पहले फियर ऑफ रिटेलिएशन। ऑब्वियसली बात है, उनको लगेगा कि अगर मैं करूंगी तो मेरी जॉब चली जाएगी, तो जॉब लॉस का डर है। दूसरा सोशल स्टिग्मा और विक्टिम ब्लेमिंग, कि भाई तुमने कंप्लेंट किया, तुम्हारी ही कोई गलती होगी, तो विक्टिम ब्लेमिंग आपको देखने को मिलती है। ऐसी लैक ऑफ अवेयरनेस ही नहीं है लीगल राइट्स की, इसकी वजह से भी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। इम्पैक्ट क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अगर आपको लगता है कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, आप जॉब ही छोड़ देते हो, आप जॉब ही नहीं करते, तो आप देख सकते हैं जॉब लॉस और फोर्स्ड करियर चेंजेस देखने को मिलते हैं। इनिशिएटिव्स की अगर बात करते हैं तो एज आई हैव टोल्ड यू पॉश एक्ट कंप्लायंट किया गया है। ऐसी कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स दिए गए हैं, कंपनीज अडॉप्टिंग जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज। सो जो कंपनीज हैं वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज यहाँ पर फॉर्मुलेट कर रही हैं। अगर कहीं पर भी आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट देखने को मिलता है तो वहां पर जीरो टॉलरेंस है। ऐसे ही अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, जिससे कि जो वुमेन है वो यहाँ पर अवेयर हुए अपनी राइट्स के लिए, ठीक है। सो दिस इज दी पॉश एक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी।
ना करंट स्टेटस की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं विमेन जो कॉन्स्टिट्यूट इट अबाउट 11% ऑफ टोटल जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वेरी लेस, 11% आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रही है। दैट मीन्स विमेन एंड जुडिशरी, जो जुडिशरी में जो विमेन है दे आर वेरी वेरी लेस, राइट। एज ऑफ 2023 देयर आर 4 फीमेल जजेस आउट ऑफ 34 आपको सुप्रीम कोर्ट में जजेस देखने को मिलते हैं, एक सीजीआई और 33 जजेस, जिसमें से सिर्फ 4 जो हैं वो क्या हैं, फीमेल्स हैं। तो रिप्रेजेंटेशन जो फीमेल्स का है वो बहुत ज्यादा कम आपको देखने को मिल रहा है ना। हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स की अगर बात करते हैं तो आपको कुछ डेटा पता होना चाहिए। फर्स्ट फीमेल जज इन इंडिया जस्टिस अन्ना चंडी, जो कि आपको केरला हाईकोर्ट में देखने को मिलती है। फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज की अगर बात करते हैं तो फातिमा बीबी, तो याद कर रखना है 1989 में। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जस्टिस लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश में बनी। तो ये बहुत फ्यू एग्जांपल्स हैं, कैन यू सी, बहुत कम एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सो इसीलिए जो करंट स्टेटस है इट इज वेरी वेरी मिनिस्क्यूल। बैरियर्स क्या है, सबसे पहले जेंडर बायसेस और स्टीरियोटाइप्स देखने को मिलते हैं। लैक ऑफ मेंटरशिप, यहाँ पर इतना एजुकेशन ही नहीं ले पाती कि वो जज बन पाए। ऐसे ही सोसाइटल नॉर्म्स भी आपको देखने को मिलते हैं। दैट सो दीज आर सम ऑफ द बैरियर्स टू वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी। ना इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वर्क प्लेस के लिए, ठीक है। तो डाइवर्सिटी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर विमेन जुडिशरी में होनी चाहिए। representation of women in judiciary leads to more equitable access for justice, especially for women। ना विमेन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर विमेन जज है तो वो उस सेंसिटिविटी को समझ सकती है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है इट इज वेरी वेरी एसेंशियल। ब्रेकिंग द जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल कंपैरिजंस की अगर बात करते हैं तो दे हैव हायर प्रोपोर्शंस। तो आप डेवलप्ड कंट्रीज की अगर बात करें, यूके, कनाडा, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर आपको ग्रेटर पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है विमेन का। ऐसे गवर्नमेंट एंड जुडिशियल इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं रिजर्वेशन पॉलिसीज इन लॉ स्कूल्स में रिजर्वेशन पॉलिसी आपको देखने को मिल रही है, जिससे कि विमेन की एनरोलमेंट यहाँ पर बढ़े। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो जेंडर बैलेंस की तरफ मूव करें, एंड लीगल अवेयरनेस यहाँ पर इंक्रीज करी जा रही है जिससे कि विमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ पाए, राइट। सो दिस इज विमेन एंड जुडिशरी। लास्ट टॉपिक आपको देखने को मिलता है दैट इज ग्लोबल जेंडर गैप 2024 एंड इंडिया विद फैक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लास्ट टॉपिक है हमारा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेटा आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नोबडी विल आस्क यू कि जो ग्लोबल जेंडर गैप 2024 है उसमें क्या कहा, लेकिन आप इसका डेटा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया रैंक्स लो ऑन ग्लोबल जेंडर गैप 2024। जेंडर गैप्स जो है वो रिमेन ए सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करते हैं 129th रैंक है, बहुत पीछे आपको रैंक देखने को मिलता है ना। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो 4 पैरामीटर्स हैं उसमें हम चारों में ही काफी पिछड़े हुए हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की अगर बात करते हैं तो इंडिया की जो विमेन की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है बहुत अबिस्मली लो है। अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड एवरेज की बात करते हैं 47% है, लेकिन यहाँ पर कितनी आपको देखने को मिलती है 20-30%, बहुत कम आपको देखने को मिलती है। परसिस्टेंट वेज गैप्स एग्जिस्ट करती हैं, जो विमेन है दे आर अर्निंग 20-30% लेस, तो जेंडर वेज गैप देखने को मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन आर वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादातर यहाँ पर आपको विमेन जो है वो पार्टिसिपेट करती हुई दिख रही हैं। ऐसी एजुकेशन अटेनमेंट की बात करते हैं तो इंडिया शोज इंप्रूवमेंट इन फीमेल लिटरेसी रेट्स में इंप्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हाई और ड्रॉप आउट रेट्स आपको देखने को मिलते हैं। जो विमेन है वो जनरली 8th या 10th के बाद ड्रॉप आउट्स काफी ज्यादा करती हैं, वो हायर एजुकेशन में जाती ही नहीं है। हेल्थ एंड सर्वाइवल की अगर बात करते हैं तो सेक्स रेशो रिमेन्स स्क्यूड, बहुत ज्यादा स्क्यूड नहीं है बट स्क्यूड आपको देखने को मिलती है। हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स देखने को मिलते हैं। दो इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, देखा ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी इंप्रूवमेंट्स नहीं हुई, इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, लेकिन फिर भी हम काफी पीछे हैं। ऐसी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर बात करते हैं तो आपको 14% लोकसभा में देखने को मिल रही है। धीरे धीरे करके इसको इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि अब आपको देखने को मिल रहा है विमेन रिजर्वेशन एक्ट को पास कर दिया गया है, जिसकी वजह से 33% रिजर्वेशन देखने को मिलेगी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। ग्लोबल कंपैरिजंस की अगर बात करते हैं, इंडिया लैग्स बिहाइंड कंट्रीज लाइक आइसलैंड, रवांडा एंड इवन न्यूजीलैंड इन जेंडर इक्वालिटी। डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी काफी ज्यादा हुई है, लेकिन जेंडर डिस्पैरिटी जो है इंडिया में वो अभी भी प्रेवलेंट है। चैलेंजेस की अगर बात करते हैं, डीप रूटेड कल्चरल नॉर्म्स, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसकी वजह से विमेन की रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है हर एक फील्ड में। लैक ऑफ एक्सेस टू अफोर्डेबल चाइल्ड केयर सर्विसेज नहीं है, एजुकेशन की सर्विसेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से भी आप देख सकते हैं जो वुमेन है वो मेजर स्फीयर्स ऑफ लाइफ में पार्टिसिपेट नहीं करती, राइट। सो दिस इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ऑफ 2024, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से डेटा आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट्स एंड सोसाइटी इज ऑल अबाउट दैट।
अगर आप सोसाइटी के क्वेश्चंस में विद एग्जांपल्स विद डेटा कोट नहीं कर रहे हैं तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगी, राइट। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नाउ नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विमेन से रिलेटेड को पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स है दैट वी हैव कवर्ड, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एंड इवेंचुअली विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।